संतोष सर, अगर स्पेसिफिकली इस सेक्टर्स की बात की जाए तो कौन से सेक्टर्स को लेकर इस वक्त आप बुलिश होंगे? देखिए, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर बुलिश रहेगा तो बैंकिंग सेक्टर को देखना काफी इम्पोर्टेंट होगा। बैंकिंग में भी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस काफी अच्छे लग रहे हैं, जिसमें कि एचडीएफसी बैंक में शायद पिछली मरतबा भी आपके ही चैनल पर रिकमेंड किया था, 1530-35 के पास थे ये स्टॉक था। तो और मुझे लगता है कि यहाँ से 1530-35 या 1550 से 150 रुपए तक, तो 1700 रुपए तक के टारगेट के लिए आप एचडीएफसी बैंक में देख सकते हो, अच्छी पोजीशन बनाई जा सकती है इसमें। और अदरवाइज दूसरे जो स्टॉक्स मैं अभी देख रहा हूँ, एक अंबर एंटरप्राइज बोल की कंपनी है, अब उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, काफी अच्छा। सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? माफी चाहूंगी, मैं सुन नहीं पाई ठीक से। अंबर बोलते हैं, AMBER, अंबर एंटरप्राइज। अभी 3163 के मौजूदा भाव है इसके, और मुझे लग रहा है कि 3100 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, जिसमें कि इस स्टॉक में जो एटलीस्ट तेजी होनी चाहिए वो 400 रुपए के करीब, मतलब आपको 3500 से 3600 के भाव इस स्टॉक में आने वाले दिनों में 15 से 20 दिनों में शायद ये स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। तो इस स्टॉक को देखना काफी इम्पोर्टेंट होगा। एचडीएफसी बैंक आपने बताया है, और एक दूसरा स्टॉक जो सर के रेडार पे अभी बना हुआ है, अंबर एंटरप्राइजेज। अभी 3160-65 के आसपास का इसका प्राइस बना हुआ है। सर अभी फ्रेश एंट्री की सलाह दे रहे हैं आप? जी हाँ, फ्रेश एंट्री आपको करनी चाहिए, और थोड़ा सा भी घटता है, अगर 30-40 रुपए गिरावट आती है तो स्टॉक में, तो वहां पर भी आपको मुझे लगता है कि पोजीशन बनानी चाहिए इस स्टॉक में, और अच्छी तेजी होगी। करीब 400 रुपए की तेजी में, 400 से 500 रुपए की तेजी इस स्टॉक में वेरी शॉर्ट टर्म देख रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में 400 से 500 रुपयों की तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस अगर बताएंगे सर आप, बेसिक क्या लगा के चल सकते हैं हमारे व्यूअर्स? 3100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें इस स्टॉक में। ठीक है। अंबर एंटरप्राइजेज में फ्रेश एंट्री की सलाह यहाँ पे आती हुई सर की तरफ से 3165 का भी दाम चल रहा है। 400 से 500 पॉइंट्स इसमें आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 3100 का स्टॉप लॉस लगा के चले। जी सर, इसके अलावा कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हो सर? इसके अलावा एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, जिसके थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है, बट ये यहाँ भी काफी अच्छे चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट दिख रहा है। ये स्टॉक में कह लें कि यहाँ से क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे 760 के नीचे का, और इस स्टॉक में तकरीबन 100 रुपए की तेजी लग रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म में होनी चाहिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी एक दूसरा पिक होगा। ठीक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज दूसरा पिक आता हुआ। सर इसके भी एक बार लेवल्स बता दीजिए हमें। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, जैसा मैंने कहा कि 760 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस होगा बाय क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, और इसमें 100 रुपीज यहाँ से प्लस के टारगेट होंगे, मतलब तकरीबन 870-80 रुपए के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। 870-80 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 771 रुपए, और स्टॉप लॉस 760 रुपए का लगा के चलना है इसमें। ठीक है संतोष सर, मैं जानती हूँ आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आपने हमारे व्यूअर्स को आज ज्वाइन किया है। ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, केवल 1-2 सवाल आपसे। कोल इंडिया एक बार देख के बता दीजिए, फ्रेश एंट्री के लिए कैसा है सर? कोल इंडिया कह लें कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि दो चीजें हैं। कोल इंडिया में एक अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लेकिन आपको कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। मतलब जैसे अगर आपने पैसे बैंक में रख दिया आपने, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट अगर आपने लेना है बैंक से, तो कह लें कि जब कभी भी सिक्लिकली आपको मिलता हो इंटरेस्ट, तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है, केवल और केवल आप डिविडेंड मिलता है। ये कंपनी भी वैसी ही है कि यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन लॉन्गर टर्म में आप देखेंगे तो इस स्टॉक में एकदम नहीं होता है। और शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो कोल शॉर्टेजेस हैं इंडिया में, पावर में काफ़ी अच्छी डिमांड आई है, और कोल शॉर्टेजेस के कारण बहुत सारे प्लांट लोड फैक्ट्री में कमी देखने को मिली है, और काफ़ी अच्छी डिमांड उभर के आई है। बावजूद इसके कंपनी के स्टॉक प्राइस में परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है।
केवल और केवल यही रीजन है क्योंकि जो ग्रोथ है कंपनी का वो शायद ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एंडेवर है जिसमें कि उन्होंने काफ़ी प्राइवेट स्पेस से प्लेयर्स खनन के लिए कह रहे हैं, एक्सट्रैक्शन के लिए, कोल एक्सट्रैक्शन के लिए लाइसेंसेस देने वाले हैं, तो इनके लिए काफ़ी हेडविंड होगा गोइंग फॉरवर्ड। और कंपनी कह रहे हैं कि वैल्यू के हिसाब से, लेकिन ग्रोथ नहीं है, इसलिए शायद कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है। तो मेरी ऐसी सच कोई सलाह नहीं होगी कि आप इसमें एंटर करो या फिर इसको लो। एक ट्रेडिंग रेंज में स्टॉक जरूर रहता है, 120 रुपये के पास आता है तो एक थोड़ी सी वैल्यू इसमें आती है, इमर्ज होती है, और 150 से 60 के बीच में काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस हैं, तो इस दायरे में ट्रेड होता है। और मिडवे पे है, तो मैं कहूँगा कि निचले स्तरों पे अगर लेना है आपको तो आप एक आर्बिट्राज पोजीशंस बोल सकते हैं इसमें, अदरवाइज मेरी तरफ से कम्प्लीटली अवॉइड होगा। ठीक है, तो संतोष सर की तरफ से कम्प्लीटली अवॉइड करने की यहाँ पे सलाह मिलती हुई कोल इंडिया पे। उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शक हैं जिनका ये सवाल था उन्हें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इसे अवॉइड क्यों करना है। ठीक है सर। सर एक आखिरी सवाल लूंगी मैं आपसे। आयशा पंडित जी जानना चाह रही हैं कि कौन सा आईपीओ आपको इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है, वर्थ एंटरिंग कौन सा आईपीओ रहेगा संतोष सर के हिसाब से। आईपीओ का बाजार एक बार फिर से सर गर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बहुत से आईपीओ आने वाले हैं, किसी आईपीओ पे आपकी नजर है? देखिए अभी जो आईपीओ, 2 आईपीओ चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें दोनों कंपनियां ठीक ठाक हैं, लेकिन जो केमिकल स्पेस है काफ़ी हैपनिंग स्पेस है जी। और केमिकल स्पेस के अंदर में जो यहाँ पर इंडिया में कह लें जो शिफ्ट होने वाला है, जो चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी पूरी दुनिया में चल रही है, जिसके कारण की केमिकल मार्केट जो है इंडिया का काफ़ी ज़्यादा जो है हैपनिंग स्पेस है, और यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन से लेकर नई कंपनियों का आना। तो इसमें एमी ऑर्गेनिक जो है ये कंपनी एपीआई सेक्टर में है, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल्स जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जो हैं उसमें एपीआई भी काम करती है। ये कंपनी रिलेटिवली काफ़ी छोटी है, लेकिन इसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है देख के। और जितने भी केमिकल मार्केट है अगर देखेंगे पूरी दुनिया में, चाइना जो सबसे बड़ा मार्केट है 41% के करीब के 40 से 41% जो है पूरी दुनिया का मार्केट शेयर है चाइना के पास, और 6% सीएजीआर से ग्रोथ होने की उम्मीद है मार्केट की, टोटल मार्केट की, जो कि आज कहने की 4,500 बिलियन डॉलर का मार्केट है पूरी दुनिया में। वो तकरीबन 6,700 बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा 2025 में, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और उसमें इंडिया में जो मार्केट है वो बहुत ही म्यूनिसिपल मार्केट है, 3.5% का शेयर है केवल इंडिया का पूरे केमिकल स्पेस में। वो 3.5% का मार्केट शेयर 2025 में 6% का होने वाला है। और उसमें इसीलिए, और अगर पूरी दुनिया का जो केमिकल मार्केट देखेंगे तो उसमें जो स्पेशलिटी केमिकल जो मार्केट है वो काफ़ी कम है, लेकिन उसमें वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब कंपनियां ज़्यादा मार्जिन गादर करती हैं। और एमी ऑर्गेनिक के जो आईपीओ आया है वो उसी में है जहाँ पर कि स्पेशलिटी केमिकल जिसे हम कहते हैं, और स्पेशलिटी केमिकल का जो मार्केट इंडिया में है वो 50-50 कह लें कि जो कमोडिटी केमिकल्स हैं और स्पेशलिटी केमिकल्स 50-50% मार्केट है इंडिया में। लेकिन पूरी दुनिया का अगर मार्केट देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल बहुत छोटा मार्केट है पूरी दुनिया में, 17% के करीब केवल मार्केट है, और कमोडिटी मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया में। ठीक है। और क्योंकि इंडिया की कंपनियां, यहाँ के जो भी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हैं वो वैल्यू चेन को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा पैसा शायद वैल्यू में लगाया है। और इसीलिए एमी ऑर्गेनिक भी एपीआई, मतलब जितने भी हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं उनको तकरीबन 450 जो है इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि उनको देती हैं दवाओं में। जैसे हम एक तरह से कह लें जैसे चूरन जिसे हम बोलते हैं, दवाओं में, हर दवाओं में लगता है। आप टैबलेट जो खाते हैं या फिर कोई भी सिरप लेते हैं उसके अंदर जो बेस मटेरियल होता है उसी को हम एपीआई कहते हैं, और इसी में ये कंपनी सहयोग कर रही है। अच्छा R&D है कंपनी का, बट बहुत ही छोटी कंपनी है, अच्छा ग्रोथ है, और कह लें कि इसके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, काफ़ी सुपीरियर हैं। तो ये कंपनी उस लिहाज से अच्छी है, एमी ऑर्गेनिक्स बोल के है। विजय डायग्नोस्टिक है, मैंने इसके देखा नहीं है, लेकिन इसके मैनेजमेंट का इंटरव्यू मैंने केवल पढ़ा था और वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है। तो मैंने चूंकि इसका बिजनेस मॉडल नहीं देखा, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात किया है, इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस है, और हो सकता है कि ये कंपनी भी अच्छी कर सकती है। रीजनल फोकस ज़्यादा है इनका, तेलंगाना में है ये कंपनी, कैलकाटा में भी हमारे यहाँ भी है, कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, दिल्ली एनसीआर रीजन में भी आपको मिल जाएगी विजय डायग्नोस्टिक है।
जी। तो कंपनी कर रही है और उनकी फैमिली बिजनेस है, यही इसमें भाई बहन दोनों इन्वॉल्व हैं, इनके जो सीईओ हैं, इनके जो पिताजी हैं, तो ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कंपनी ठीक है सच, लेकिन मार्केट अभी इनको वैल्यू नहीं दे रहा ज़्यादा, क्योंकि रीजनल प्ले ज़्यादा है इसमें बोर्ड के। डायग्नोस्टिक में देखेंगे आप तो मैक्सिमम प्ले जो है वो पैन इंडिया होता है, जितनी भी कंपनियां हैं, तो जितना जितना ज़्यादा आप अगर करते हो तो आपका कॉस्ट जो है ऑफ एक्विजिशन कस्टमर्स काफ़ी कम जाते हैं। शायद उसी के लिए बहुत ज़्यादा इनको ग्रे मार्केट में नहीं मिल रही है, लेकिन एमी ऑर्गेनिक कैन बी गुड बैट। ठीक है, तो यहाँ पर दो आईपीओज को लेकर सर ने अपनी राय बता दी है क्या है। उम्मीद करते हैं आयशा जी आप इन दोनों आईपीओज पर नजर रखेंगे और अपने एंड पे जो आप रिसर्च वो कर सकती हैं वो भी करेंगी। एमी ऑर्गेनिक सूरत बेस्ड एक केमिकल मेकर कंपनी है और दूसरा सर ने बताया विजया डायग्नोस्टिक। तो ये दो आईपीओ जिन पे नजर बना के आप रख सकते हैं। संतोष सर, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बीमार होने के बाद भी आपने हमारे व्यूअर्स को अपना वक्त दिया, आपका बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।